नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आयोग ने लगभग 90% व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के विषयों के परिणाम जारी कर दिए और परिणाम जारी करने के बाद में मेरे पास में जो मैक्सिमम कमेंट्स वो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, कब हमें नियुक्ति मिलेगी और कब जो है हमें स्कूल अलॉटमेंट होगा और कब जो है हमें सैलरी मिलेगी। ये सभी सवाल जो है अधिकतर कैंडिडेट्स के मेरे YouTube चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कई लोग पर्सनली मैसेज भी करते हैं और कई टेलीफोन से मुझे फ़ोन करके भी ये सूचना मांगने की कोशिश करते हैं। तो उसी चर्चा को मैं लेकर दोस्तों इस वीडियो के बीच में आप लोगों से लेके आया हूँ ताकि मैं आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को दे सकूँ। दोस्तों, अभी जो है दो विषयों के परिणाम रुके हुए हैं, कृषि विज्ञान और एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान और जीव विज्ञान, दो महत्वपूर्ण विषयों के परिणाम आने बाकी है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्य सचिव ने जो बैठक ली थी उस बैठक के अंतर्गत ये आरपीएससी सचिव श्रीमती शुभम चौधरी को ये निर्देश दिया गया था कि वो 30 तारीख तक जो है 5000 व्याख्याताओं की अभिवासना पत्र जो है वो निदेशालय भेजे जाएं और उसी को सख्ती से पालन किया गया है। आप लोगों को पता है परिणाम कितनी शीघ्रता से आए हैं, आप लोगों को सभी को ये चीज़ पता है कि मुख्य सचिव के आदेश का पालना जो है आरपीएससी ने बहुत तेज़ी के साथ की है। और आप ये बिलीव नहीं करोगे कि गुरुवार को जो है दो परिणाम एक साथ निकाले गए, क्योंकि 30 तारीख तक जो है निदेशालय जो है ये हमारे स्क्रूटनी फॉर्म मतलब विस्तृत आवेदन पत्र की कॉपी जो है और जो परिणाम की संलग्न सूची है वो निदेशालय भेजना अनिवार्य हो गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग के, क्योंकि मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो बैठक ली थी उस बैठक के अंदर सचिव को ये साफ निर्देश दिया गया था कि वो 30 तारीख तक एनी हाउ जो है सभी स्क्रूटनी फॉर्म और सभी की जो भी क्या बोलते हैं विस्तृत आवेदन पत्र या स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म, जो हमारे फॉर्म थे उसको स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म भी बोलते हैं, तो उस स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म की एक कॉपी जो है आयोग के अंदर रहेगी फ्यूचर के लिए सभी कैंडिडेट्स की, चाहे वो रिजर्व लिस्ट में हो चाहे वो मेन लिस्ट में हो, और दूसरी कॉपी जो है वो निदेशालय जाएगी। और मुझे जहाँ तक सूचना मिली है दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट्स के स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म जो है निदेशालय पहुँच भी गए हैं। जहाँ तक मेरी संभावना है कि जहाँ तक 14 तारीख तक के जो एक रिजल्ट आए थे उन 14 तारीख तक के रिजल्ट के स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म जो है वो निदेशालय भेज दिए गए हैं बाय मिनी ट्रक। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे जो है मिली है कि एक मिनी ट्रक के थ्रू जो है ये फॉर्म हमारे वो जो है 14 तारीख का जो परिणाम आया था वहाँ तक के जो फॉर्म हैं वो निदेशालय में भेज दिए गए। अब इसके बाद में निदेशालय में वहाँ जाके इन फॉर्म को वापस से रीचेक किया जाएगा। अब रीचेकिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को नॉन एलिजिबल कर दिया जाएगा या किसी को कुछ नहीं, बस एक डिटेल उनको अपने सिस्टम पे चढ़ानी होती है हर एक कैंडिडेट्स की। जो भी मेन लिस्ट के अंदर, जो भी मुख्य सूची के अंदर जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं उन सभी की एक सूची तैयार करनी होती है दोस्तों। और सूची के अंदर उन्हें क्या क्या तैयार करना होता है, उस कैंडिडेट का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका मुख्य जो नेटिव प्लेस है, निवास स्थान जो है किस ज़िले से संबंधित है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जो है निदेशालय में जाती है दोस्तों। वो आयोग के अंदर नहीं रहती है। वो जो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करे हैं वो आपकी जो कॉपी है वो निदेशालय में जाएंगी। तो वो आप लोगों की जो है एक्स्ट्रा जो फोटोज़ वगैरह चिपकी है तो फोटो के अनुसार जो है आप लोगों की रैंक के अनुसार से वो एक लिस्ट बनाएंगे और उस रैंक के अनुसार वो लिस्ट आपकी तैयार करने में जुट गए होंगे। जहाँ तक मेरा पूर्व अनुमान है कि रैंक के अनुसार से आप लोगों की रैंक जो है। अब इसके बाद में जो होगा कि बीकानेर निदेशालय जो है ये संपूर्ण प्रक्रिया होने के पश्चात कि जिस ऑर्डर के अंदर मुख्य परिणाम अंतिम परिणाम आया है, जिस ऑर्डर के अंदर अंतिम परिणाम आया है उसी ऑर्डर के अंदर जो है निदेशालय जो है वो आप लोगों को सबको काउंसलिंग के लिए आमंत्रित करेगा। उसकी सूचना जो है हमें बीकानेर निदेशालय से मिल जाएगी या फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वो सूचना दे दूंगा कि किस सब्जेक्ट की काउंसलिंग कब होगी। ठीक है, तो बीकानेर निदेशालय से जो काउंसलिंग की हमारे पास में सूचना आएगी उस सूचना के अनुसार जो है हमें
बीकानेर निदेशालय के लिए रवाना होगा पड़ेगा। सभी व्याख्याताओं को बीकानेर निदेशालय के लिए रवाना होना पड़ेगा। उसमें हमारे पास में तिथि, समय, किस तिथि को हमें जाना है, किस समय हमें वहाँ पे उपस्थित होना है और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। अपना आधार कार्ड जो है वो आप कंपलसरी वहाँ लेके जाएं। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आप आरपीएससी में लेके गए थे या फिर हमारी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो भी डिज़ायर या फिर वांछनीय जो कागज थे, दस्तावेज थे, उन दस्तावेज को अवश्य आप अपने साथ में लेके जाएं। बिना इन दस्तावेज के आप लोग जो हैं काउंसलिंग से बाहर भी किए जा सकते हैं। तो जो भी वांछनीय, जिन के बिना व्याख्याता बनना संभव नहीं है, वो वांछनीय दस्तावेज अपने साथ में आप जो है बीकानेर लेके अवश्य जाएं दोस्तों। बिना इसके आप लोगों को काउंसलिंग में नहीं उतरने दिया जाएगा। जैसे आप पूछोगे आप लोगों से, यहाँ पे आधार कार्ड, आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। आधार कार्ड मांगने के पश्चात आप लोगों को जो बीकानेर निदेशालय है वहाँ से एक फॉर्म, यानी एक लंबा सारा फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको कंप्लीट भरना होगा दोस्तों। बीकानेर निदेशालय आप लोगों को आवेदन करने से पहले एक लिस्ट जारी करेगा दोस्तों। वो लिस्ट क्या होगी, उस लिस्ट के अंदर ये मेंशन होगा कि आपके इस राजस्थान राज्य के अंदर विभिन्न सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर विभिन्न स्कूलों में या कौन कौन से जिले में कौन कौन सी स्कूलों में इस विषय के व्याख्याता पद जो है रिक्त है, और रिक्त पदों की संख्या के आधार पर आपको एक लिस्ट जारी करेगा। और लिस्ट जारी करने के बाद में आप लोगों को लगभग जो है 48 घंटे का, मैं तो कहता हूं शायद 24 घंटे का मिलेगा, लेकिन फिर भी आप 48 घंटे 24 घंटे दोनों में से एक एग्जैक्ट मान लीजिए। मेरा एक रफली आइडिया है, आप 24 घंटे मान के चलिए, क्योंकि हमें कम समय में अंदर जो है हमें इस चीज़ को एनालिसिस करना होगा कि हमें किस तरीके से अपना दिमाग लगा के हमारे को वो स्कूल प्राप्त करनी है जो हमारे गृह जिले और घर के बिल्कुल पास में हो। तो वो 24 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, वो लिस्ट जब आएगी तो उस लिस्ट के अंदर आप लोग जो देख लोगे कि भाई मेरे घर के पास में ये विद्यालय जो है सबसे नज़दीक पड़ता है, तो उस आप क्या करोगे कि विद्यालय की लिस्ट बना लोगे अपने पास में एक कॉपी के अंदर, और हमें लेना है कि सबसे पहली प्राथमिकता इसे देनी है, फिर दूसरी, तीसरी, मतलब हमारे जो आसपास के एरिया हैं उनके आसपास जो विद्यालय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं उन्हें जो है हमें दूरी के हिसाब से जमा लेना है कि जो सबसे ज़्यादा पास है उसको 1 नंबर देना है और जो सबसे ज़्यादा दूर है उसे अंतिम नंबर देना है। इस प्रकार से हमें हमारी काउंसलिंग भी घर बैठ के थोड़ी सी आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा दोस्तों। और यदि होमवर्क नहीं करते हो तो निश्चित रूप से आप लोगों को नुकसान होगा काउंसलिंग के अंदर। आपको कहीं दूर डाल दिया जाएगा, आप बहुत दूर जाके नौकरी करोगे और उसके लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूं, जिस प्रकार से मैं आप लोगों से राय दूं, उस राय को आप फॉलो करें, ताकि आप लोगों को जो है अपने घर यानी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और होम डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं, अपने होम गृह गांव के अंदर, गृह जिले के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां आप रहते हो, कस्बे के, वहीं से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है आप नौकरी कर लो और वहीं जाके नौकरी करके अपने घर पे लौट आए। सबसे बढ़िया नौकरी जो दोस्तों होती है वो यही होती है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा गृह कार्य करना पड़ेगा, और वो गृह कार्य जब आप करोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो है स्कूल अपने घर के पास में मिल जाएगी। तो वो लिस्ट आवंटन जो होगी वो उसके 24 घंटे पहले ही हमें वो होमवर्क करना पड़ेगा। उसका सारा जो भी है 24 या 48 घंटे के बीच में हम लोगों को वो लिस्ट मिल जाएगी बीकानेर निदेशालय से। जैसे सपोज करिए कि बीकानेर निदेशालय सबसे पहले जो काउंसलिंग कराएगा वो चित्रकला सब्जेक्ट की कराएगा, क्योंकि चित्रकला का परिणाम 20 नवंबर को ही आ गया था। तो 20 नवंबर को जो है आने से इसका काउंसलिंग शेड्यूल भी, क्योंकि सबसे पहले फोरम चित्रकला के ही सबसे पहले पहुंचे होंगे, उसी की जो है सूची बीकानेर में बन रही होगी। तो इन कैंडिडेट्स का जो है काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी होगा, समय बता दिया जाएगा अभ्यर्थियों को कि इस समय पे जो है इतने कैंडिडेट पहुंचे। ये है सारा रोल नंबर वाइज सारी डिटेल हमारे पास में आ जाएगी दोस्तों। तो अपने वांछनीय दस्तावेज और आधार कार्ड की कॉपी लेकर आप जो है बीकानेर निदेशालय पहुंच जाएं। वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म के अंदर जो है आप लोगों की वांछनीय जो भी डिटेल है आप लोगों से संबंधित, आपके जो हम डिटेल कम स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जो डिटेल भरते हैं वो सारी की सारी डिटेल उस फॉर्म में भरी जाएगी दोस्तों। आप जो है उस फॉर्म में बिना किसी गलती किए हुए, बिना किसी काटा पीटी किए हुए जो है उस फॉर्म को संपूर्ण जो है तरीके से ढंग से भर दें। उसमें किसी भी प्रकार का आपसे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में आप को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
अब काउंसलिंग में सर आपकी क्या तरीका रहेगा कि सर हमें रैंक के हिसाब से बुलाया जाएगा, क्या है, तो वो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग में कोई बंदा ऐसे कह रहा है कि मेरी तो 7वीं रैंक आई है, मेरी 8वीं रैंक आई है, मेरी 20वीं रैंक आई है, मेरी 25वीं, मेरी 30वीं रैंक आई है, मुझे तो गृह जिला ही मिल जाएगा, श्योर है। दोस्तों इस गलतफहमी में वो ना रहे। काउंसलिंग का जो तरीका होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से काउंसलिंग होती है। जो भी पहली बार, जो ऑलरेडी अध्यापक हैं उन लोगों को तो इस चीज़ का अनुभव है, लेकिन जो पहली बार सेलेक्ट हुए हैं, पहली बार जो है गवर्नमेंट नौकरी के लिए जाएंगे, उन लोगों को मैं बता देता हूं कि काउंसलिंग के अंदर जो होता है वो इस प्रकार से आमंत्रित किया जाता है। जैसे मान लो केमिस्ट्री के अंदर 160 विषय सब्जेक्ट, 160 पोस्टें हैं, तो अब इसके अंदर से सबसे पहले काउंसलिंग के लिए विभाग जो है विधवा कैंडिडेट्स को जो है विडो लोगों को जो है प्रायोरिटी देता है, क्योंकि विडो जो है घर से जाके दूर नौकरी नहीं कर सकती है। यदि मान लो कोई दौसा जिले की विडो है और उसे बाड़मेर फेंक दिया गया तो उसका तो नौकरी करना या नहीं करना बराबर सा हो गया। इसलिए विभाग क्या करता है, सबसे पहले विधवा जो कैंडिडेट होती हैं उन कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित करता है, उनसे उनकी वांछनीय स्कूल जो उनको चाहिए वो स्कूल पूछता है और उनको वो स्कूल अलॉटमेंट करता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग के अंदर विधवा जो अभ्यर्थी होते हैं उन विधवा अभ्यर्थियों को बुलाता है। विधवा अभ्यर्थी के बाद में परिपक्वता वाले अभ्यर्थियों को बुलाया, जिन कैंडिडेट्स का डिवोर्स हो गया है उनमें फीमेल कैंडिडेट्स को जो है बुलाती है और उनको जो है वांछनीय, भले उनकी रैंक कुछ भी रही हो, भले उनकी रैंक कुछ भी रही हो, लेकिन सबसे पहले जो है विधवा को और उसको बाद में परिपक्वता को बुलाते हैं। तीसरे नंबर पे जो है विभाग जो है भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें बुलाता है। इसके बाद में जो है हमारे जो पति पत्नी, जिनके पति ऑलरेडी नौकरी में है या फिर जिनकी पत्नी ऑलरेडी नौकरी में है, तो उन कैंडिडेट को बुलाएंगे। पति पत्नी वाले केस के अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि दोनों जने एक जगह ही जाके नौकरी करें ताकि उनके परिवार में सुख शांति रहे और उनका परिवार नौकरी की वजह से ना टूटे, नौकरी की वजह से उन दोनों के अंदर एनेक्सिटी ना आए। इस वजह से जो है पति पत्नी को भी जो है काउंसलिंग के लिए सामान्य और अन्य कैंडिडेट से पहले बुलाया जाता है। उसके बाद में महिला, जो जितनी भी महिलाएं हैं चाहे उनकी रैंक कुछ भी रही हो, उसके बाद में महिलाओं को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि महिलाएं जो होती है सब जगह नौकरी नहीं कर पाती है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए होता है, इसलिए महिलाओं को जो है काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये सब होने के पश्चात अब जो है काउंसलिंग होगी वो आपकी रैंक के हिसाब से होगी। दोस्तों समझ गए, विधवा, परिपक्वता, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, पति पत्नी और महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, वो हमेशा रैंकिंग से ऊपर ही रहेंगी। तो इतने कैंडिडेट होने के बाद में अब रैंक शुरू होगी। अब जो बचे लड़के हैं, मतलब पुरुष हैं, वो रैंक के हिसाब से जो है आप लोगों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि भाई मेरी रैंक तो फर्स्ट 7th है, 13 है, मेरे को तो गृह जिला मिल ही जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ भी जो है आप लोगों की किस्मत पे नहीं। दूसरी एक चीज़ और होती है दोस्तों, इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है दोस्तों? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि यदि सपोज कीजिए कि आप और आपका दोस्त दो हैं, एक ही विशेष हैं और आप में जान पहचान भी हो गई है, लेकिन आपका दोस्त जो है वो बाड़मेर का रहने वाला था, उसको मिल गया दौसा, और आप जो है दौसा के रहने वाले थे और आपको मिल गया बाड़मेर। तो आप यदि चाहो तो आप म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी जगह उसको दे सकते हो और अपनी जगह उसको दे सकते हो। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब होगी पॉसिबल जब हम सभी व्याख्याता जो है एक मंच पे होंगे, सभी विषय के व्याख्याता जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होंगे। तो इस चीज़ का बेनिफिट हमें जो है जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग क्या करोगे कि अपने जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के सभी कैंडिडेट्स के से जो मेरा ये वीडियो देखेंगे, उस देखने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम का लिंक मैं डाल देता हूँ आपके सामने। उस टेलीग्राम के लिंक के अंदर आप लोग जो है सभी एंटर आ जाएं और अपनी अपनी प्लेस और अपने अपने सब्जेक्ट के जो है इकट्ठे कर लें। सभी लोगों को अपने विषय के सभी अभ्यर्थियों की जानकारी होना अति आवश्यक है। दैट्स वेरी यूजफुल in the counseling in the education department in बीकानेर। ओके, यदि हमें अपने विषय के सभी कैंडिडेट्स की जगह, उनका नाम, उनकी रैंक की इंफॉर्मेशन है,
दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर अस टू चूज ए डिजायरेबल स्कूल। ठीक है, वो हमारे लिए जो है हमारी इच्छित स्कूल ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो इन निर्देशों को आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया रहेगी कि आप लोगों का स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा काउंसलिंग में 1 बाय 1 आपको करके स्कूल। इसके बाद में आप लोग घर पे आ जाओगे। घर पे आने के बाद में या तो अगले दिन या रात को, उसी दिन रात को जो है विभाग एक लिस्ट जारी करता है, और लिस्ट जारी में आप लोगों को आपका नाम, आपकी रैंक, आपका स्कूल, आपकी जो भी डिटेल है, रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसको आपको रिपोर्ट करनी है स्कूल में जाके, जिस भी प्रिंसिपल, जो जनरली अपन व्याख्याता हैं तो प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट करेंगे हम लोग। हमसे प्रिंसिपल हमसे ऊपर जो होता है वो प्रिंसिपल ही होता है। व्याख्याता जो होते हैं वो केवल प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, या इससे ऊपर जो प्रिंसिपल से कोई हायर अथॉरिटी ऑफिसर होगा उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जनरली स्कूलों में प्रिंसिपल होते हैं तो हम प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों के जो एक लिस्ट, आपके हर सब्जेक्ट की एक लिस्ट इशू होगी, लिस्ट जारी होगी। उस लिस्ट के अंदर जो है आप लोगों के, उसके अंदर आपका नाम आएगा, पूरी डिटेल आएगी, आपकी रैंक आएगी, उसके अंदर आपकी फ़ोटो आएगी, और उसके अंदर आप लोगों के रिपोर्टिंग ऑफिसर्स का नाम जिसको आपको स्कूल में जाकर रिपोर्ट करना है। तो आप लोगों के पास में वो ऑप्शन आ जाएगा। आप और साथ ही जो है उसके नियुक्ति आदेश भी जो है साथ के साथ में जारी कर दिए जाएंगे, उस लिस्ट के साथ में ही नियुक्ति आदेश। और जब नियुक्ति आदेश जारी होंगे आप कभी भी जाके अपना स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। और स्कूल ज्वाइन करने के बाद में आप लोग जो है तुरंत वहाँ पे अपने रजिस्टर में आपका नाम मेंशन कर देंगे, प्रिंसिपल सर आप वहाँ पे अपने साइन करके, और जो है व्याख्याता पद पर एक ऑथराइज रूप से आप लोग जो है पद स्थापना, और इसे हम कहते हैं पद स्थापना। तो आपकी पद स्थापना जो है इस तरीके से दोस्तों हो जाएगी। तो मैंने ये संपूर्ण प्रक्रिया आप लोगों को समझाई। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित है, सभी के सभी जो हैं मेरे इस YouTube चैनल से जरूर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इस व्याख्याता भर्ती 2018 भर्ती के लिए संपूर्ण सभी तरीके के प्रयास किए हैं, और आगे भी निरंतर रेसला के अंदर सक्रिय सदस्य होके आप लोगों को HM के जो प्रिंसिपल प्रमोशंस के अंदर है 92/8 का जो रेशो है, उसके लिए हमारा जो व्याख्याता संघ का जो व्याख्याता संघ है रेसला, उसके अंदर मैं दोस्तों सक्रिय रूप से भागीदार होके रेसला के अंदर पूरी तरह से मेहनत करके, और जो ये रेशो है प्रिंसिपल प्रमोशंस का 92/8 में दोस्तों इसको करवा के रहूँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है दोस्तों, निश्चित रूप से। तो जल्दी से आप लोगों से निवेदन है, जो भी व्याख्याता हैं 5000 व्याख्याता, उनसे सबसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये YouTube चैनल नहीं है, ये एक हेल्पफुल साइट और हेल्पफुल पोर्टल है दोस्तों, जो सभी के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।